नमस्कार बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर नंबर 15 का नाम है पॉलीमर्स। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स आई होप सभी ने स्टडी कर लिया है, सभी ने लर्न कर लिया है और उसके बाद का एक छोटा सा चैप्टर है, नन्ना मुन्ना सा चैप्टर पॉलीमर्स। और इसमें ज़्यादा आपको याद रखना है कि लर्न इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, हालांकि समझना भी है, ऐसा नहीं है कि केवल रेक्टिफिकेशन करना है, ऐसा नहीं है, आपको समझना भी है। तो सबसे पहले हम आज की ये इंट्रोडक्टरी क्लास है कि पॉलीमर्स होते क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो टर्म है पॉलीमर, इट इज अ ग्रीक टर्म। किस लैंग्वेज का टर्म है? तो आपको याद रखना है पॉलीमर एक ग्रीक टर्म है। कौन सा टर्म है बच्चों? तो पॉलीमर आपका एक ग्रीक टर्म है जिसमें पॉली का मीनिंग होता है मैनी, पॉली का मीनिंग होता है मैनी और मर का यूनिट होता है यूनिट्स। मर का मीनिंग होता है यूनिट्स, यानी कि whenever many smaller units combined to form a bigger molecule or a bigger structure, then the bigger structure is known as polymer। तो उस बिगर स्ट्रक्चर को, लार्जर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। और जब ये बिगर होगा तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसका जो मोलर मास होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा, वो भी बहुत ज्यादा हाई होगा। तो जो पॉलीमर्स होते हैं, इन पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इन पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ये 10⁻³ से लेकर 10⁻⁷ तक होता है। 10⁻³ से लेकर 10⁻⁷ तक होता। तो पॉलीमर इज अ ग्रीक वर्ड। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। And please remember students, polymer is also referred as मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमर को हम मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। ऐसा क्यों है कि आपको कुछ टाइम के बाद क्लियर हो जाएगा। तो पॉलीमर को हम कहते हैं बेटा मैक्रोमोलिक्यूल। क्या नाम कहा जाता है? तो पॉलीमर को कहा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल, जहां पॉली का मीनिंग है मैनी एंड मर का मीनिंग है यूनिट्स। तो जब कई सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर एक लार्जर यूनिट का फॉर्मेशन करती हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर। अब यहां देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल यूनिट और स्मॉल यूनिट क्या हो रही है? केमिकली रिएक्ट हो रही है, केमिकली बॉन्ड फॉर्म कर रही है और यहां पर बनेगी बिगर यूनिट या बिग यूनिट। अब स्मॉल सिंगल यूनिट कंबाइन नहीं कर सकते। एक फैमिली को बनाने के लिए सिंगल पर्सन फैमिली नहीं बना सकता है, तो कई सारे मेंबर्स होंगे। तो ठीक वैसे ही जब कई सारी स्मॉल यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो वो बना देती हैं बिग यूनिट। स्मॉलर यूनिट को, ये जो स्मॉलर यूनिट है, याद रखिएगा, स्मॉल को हम माइक्रो भी कहते हैं। माइक्रो, तो हम इसको कह सकते हैं माइक्रो यूनिट, ओके, या माइक्रोमोलिक्यूल। और जब ये कंबाइंड हो जाएंगे तो बिग बनेगा और बिग को भी हम कहते हैं मैक्रो यूनिट। मैक्रो यूनिट, ये भी कितने होने चाहिए? n नंबर ऑफ माइक्रो यूनिट्स होनी चाहिए। और इसी का हम नाम कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं स्मॉल यूनिट, माइक्रो यूनिट, या और सिंपल तरीके से कहें तो हम इसको कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनो। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल। यहां पॉली का मतलब है मैनी और मोनो का मतलब होता है सिंगल। सिंगल। तो यहां सिंगल, मर मीन्स यूनिट्स, और जब कई सारी सिंगल यूनिट्स आपस में कंबाइंड होंगी तो वो बनेगा पॉलीमर। और कितनी यूनिट्स चाहिए? तो याद रखिएगा n नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म अ क्लास,
A collection of classes from a school, a collection of colleges from a university. Similarly, a collection of smaller units form polymers. तो स्मॉलर यूनिट्स जिसे हम मोनोमर कहते हैं, जब कंबाइंड होता है और बिगर यूनिट बनाता है तो उसे कहा जाता है पॉलीमर। एंड द प्रोसेस of formation of polymer from monomers is called, तो ये टर्म याद रखिएगा, the process of formation of polymer from monomer is called polymerization। क्या कहते हैं उसको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। तो ये टर्म आपको याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। उसे कहा जाता है बच्चों पॉलीमराइजेशन। आई होप इतनी बात क्लियर है। फिर से देखते हैं, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, मीन्स जब कई सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होती हैं, तो आप समझ गए हैं कंबाइंड होने के लिए प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। Formation of polymers is called polymerization. The smaller unit or the micro unit is called monomer. The bigger unit or the macro unit is called polymer. And the formation of monomer into polymer is called polymerization. Okay? मास आपको याद रखना है 10 to the power 3 से लेकर 10 to the power 7 AMU एटॉमिक मास यूनिट तक इनका मोलर मास होता है। चलिए, तो अगर आपको यहां तक की बात क्लियर है तो हम आगे देखते हैं कि बेटा जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स जो होते हैं इनको हम क्लासिफाई किस टाइप से करेंगे, किस बेसिस पर हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपके अंदर केमिस्ट्री के साथ साथ धैर्यलॉजी भी होना चाहिए। आपको धैर्य रखना है, सब कुछ समझ में आएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, the process of formation of polymer from monomers is called polymerization. Now we move on next topic, that is classification of polymers. Classification of polymers. Classification of polymers. So next topic is classification of polymers। तो देखिएगा, पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कई बेसिस पर किया गया है। पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कई बेसिस पर किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के बेसिस पर जो पॉलीमर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं वो हमें स्टडी करना है। तो सोर्स के बेसिस पर याद रखिएगा, सोर्स के बेसिस पर जो पहला पॉलीमर है इसका नाम है नेचुरल पॉलीमर। आप इस नेम से भी समझ सकते हैं कि नेचुरल पॉलीमर इट मीन्स दोज पॉलीमर्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर और विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स are called natural polymers। तो क्या है इसका डेफिनेशन? These polymers are found in
plants and animals. These polymers are found in plants and animals. These polymers are found in plants and animals. तो देखिए, what are the examples of natural polymer? आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट चैप्टर में बायोमोलिक्यूल में स्टार्च पढ़ा था और आपको याद होगा स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। आपने सेल्यूलोज पढ़ा है, सेल्यूलोज। आप लोगों ने प्रोटीन की स्टडी की थी, प्रोटीन। आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड। आपने नेचुरल रबर भी पढ़ा है, सो नेचुरल रबर, ETC. These all are present in nature or obtained from plants and animals. Therefore, they are referred as natural polymers. They are referred as natural polymers. Now, second is synthetic polymer. Synthetic polymers. Second is synthetic polymers. अब सिंथेटिक पॉलीमर्स देखिएगा, आपको कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल इनका नाम याद रखेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. Synthetic polymers are those polymers which can be prepared artificially, which can be prepared in industries. Okay, and a variety of synthetic polymers are examples of man-made polymers. Means वे क्या हैं? वे man-made polymers हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स ने जिनको बनाया है। आप स्टार्च नहीं बना सकते, सेल्यूलोज नहीं बना सकते, प्रोटीन नहीं बना सकते, ये नेचुरल प्रोसेस है इनके फॉर्मेशन की। बट आप सिंथेटिक पॉलीमर को क्या कर सकते हैं? खुद ही बना सकते हैं। सो व्हाट आर सिंथेटिक पॉलीमर्स? सो दे are formed in industries. They are formed in industries artificially. ठीक है, तो वे पॉलीमर्स जिन्हें इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, उन पॉलीमर्स को नाम क्या दिया जाता है? उन पॉलीमर्स को नाम दिया जाता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो आप इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल देख सकते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन के साथ साथ आप इसमें देख सकते हैं ब्यूना एस, आप इसमें देख सकते हैं नाइलॉन 6, आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं नाइलॉन 6 ETC. So all these polymers can be prepared by us, so they are termed as synthetic polymers. They are termed as synthetic polymers. And third is semi-synthetic polymers. Semi-synthetic polymers. So what are semi-synthetic polymers? So याद रखिएगा, basically they are natural polymers, but can be modified in industry, so they are termed as semi-synthetic polymers. Basically they are natural polymers. So natural polymers मेनली क्या है? ये आपके ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं, एंड in industry they are converted into various forms by adding suitable material. So basically they are natural polymers but can be converted in industry into various forms by adding suitable materials. And the examples are cellulose acetate,
एसीटेट। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पर अगर नाम देख रहे हैं तो सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, और एसीटेट इसको आर्टिफिशियली इसमें कन्वर्जन किया गया है, ये कहलाते हैं रेयन फाइबर्स। सो सेल्यूलोज एसीटेट इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सिमिलरली सेल्यूलोज नाइट्रेट, it is. So on the basis of source, polymers are of three types: natural polymers, synthetic polymers, and semi-synthetic polymers. So the example of natural polymer is starch, cellulose, protein, nucleic acid, natural rubber, etc. The examples of synthetic polymers are polythene, Buna S, nylon 6, nylon 66, etc. And the example of semi-synthetic polymers are cellulose acetate, cellulose nitrate, etc. अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या चीज है, ये ब्यूना एस, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, ये सब क्या बला है? तो धीमे धीमे आपको क्लियर हो जाएगा इन सभी टर्म्स का मीनिंग। अभी केवल आपको क्या याद रखना है, इनके नेम से तो आप बेटे याद कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, और आपको पॉलीमर का नेम दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए इनके एग्जांपल्स को लर्न करना होगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेकंड, classification based on the basis of structure. Classification based on structure, या फिर हम कह सकते हैं इसको on the basis of structure. On the basis of structure. So on the basis of structures, again polymers are of three types. On the basis of structures, polymers are of three types. इसमें सबसे पहला पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमर, इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमर। लीनियर मीन्स ऑल द monomers or all the monomeric units will arranged in a straight chain. So those polymers in which the monomeric units are arranged in a straight chain are called linear polymers. तो linear polymers में क्या होता है, monomers are arranged in a straight chain. So monomers are joined to form a straight chain. Monomers are joined to form a straight chain. और याद रखिएगा ये स्ट्रेट चेन इस तरीके से अरेंज होती हैं, ये स्ट्रेट चेन इस तरीके से अरेंज होंगी बच्चों। ये मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, ये इस तरीके से स्ट्रेट चेन अरेंज्ड हैं। इन यूनिट्स में ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं इनमें रिपल्शन कम होता है, और रिपल्शन कम होता है इसीलिए ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने के कारण इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। सो आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग द लीनियर पॉलीमर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, they have high melting point, comma, high density, so high melting point, high density, high tensile strength, देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग ये है कि आप इन्हें जब स्ट्रेच करेंगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स को भी बियर कर सकती हैं, उसे झेल सकती हैं। सो दीज आर लीनियर
polymer. And all these properties are due to closely packed structure. And the examples of linear polymers are, so first example is HDPE. So HDPE means high density polyethylene. HDPE. The second example is पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपके पीवीसी पाइप्स होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड. थर्ड एग्जांपल इज नायलॉन एंड द फोर्थ एग्जांपल इज पॉलिस्टर्स ETC. ओके, आपको एक बात याद रखनी है कि लीनियर पॉलीमर्स के जो एग्जांपल्स हैं, इनमें प्रॉपर्टी क्या होगी? तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड द फोर्स बिटवीन द मोनोमेरिक यूनिट्स विल बी स्ट्रॉन्ग. नाउ the second classification is branched polymer. The second classification is branched chain polymer. This is the second classification. Branched chain polymer. अब branched chain polymers है क्या? तो branched chain polymers का मतलब होता है those polymers in which long chains are produced along with the branching. So long chains are present along with some branching. मीन्स इसमें साइड में कुछ ब्रांचेज होंगी. आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो इस तरीके से होते हैं, दिस इज अ लीनियर चेन, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर चेन, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर चेन. ये एक लीनियर चेन है, ये दूसरी लीनियर चेन है, एक ब्रांचिंग इधर से, एक ब्रांचिंग इधर से, तो ये कहलाएगा इसमें ब्रांचिंग. दिस इज द ब्रांच. दीज आर कॉल्ड ब्रांच्ड चेन पॉलीमर. और हमेशा याद रखिएगा, चाहे परिवार हो, चाहे पेड़ हो और चाहे पॉलीमर्स हो, अगर ब्रांचिंग हो जाएगी तो इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और स्ट्रेंथ कम होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट इनका कम हो जाएगा, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम हो जाएगी. तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? तो प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट, low density and low tensile strength. Because of ब्रांचिंग. और इन ब्रांचिंग के कारण ही इनमें ये प्रॉपर्टीज आती हैं कि जहां डेंसिटी लीनियर पॉलीमर्स की हाई थी, वहीं इन पॉलीमर्स की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और साथ ही साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होगी. तो इसके एग्जांपल्स क्या है? तो यहाँ पर आपने एग्जांपल पढ़ा था HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. यहाँ पर हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE. ये जब हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद एडिशन पॉलीमर्स पढ़ेंगे, तब आप ये दोनों ही पॉलीथीन पढ़ेंगे. इसके बाद इसमें आता है, आप लोगों को याद होगा स्टार्च, और स्टार्च में हमने एक यूनिट पढ़ी थी अमाइलोपेक्टिन. सो LDPE, amylopectin, glycogen are the examples of branched chain polymers. Now move on our third topic, and that is the third classification is cross-linked or three-dimensional network polymers.
थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स। तो ये क्या है देखते हैं। क्रॉस लिंक्ड, देखिएगा ब्रांचिंग होगी, लेकिन वो ब्रांचिंग कैसे होगी, लिंक्ड, एक दूसरे से जुड़ी होगी, एक दूसरे से जुड़ी होगी। जैसे कि कोरोना वायरस की जो चेन है वो एक दूसरे से जुड़ी है, तो वो कैसा हो गया इस समय, स्ट्रॉन्ग। पूरी दुनिया ने उसके सामने हाथ खड़े कर दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं। ठीक वैसे ही इसमें भी लिंकिंग है। तो ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है, और इस थ्री डायमेंशनल नेटवर्क के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई हो जाता है। ये बहुत हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। So in these polymers, the initially formed linear polymer chains are joined, means linear polymer chains are joined to form a three-dimensional network. A three-dimensional network, and these polymers are hard, rigid and brittle. Hard, rigid and brittle. तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे से याद रखिएगा। इसमें एक रबड़ होता है जिसे हम कहते हैं बेकेलाइट, बेकेलाइट। इसके साथ ही इसमें एग्जांपल आता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ऐसे। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिएगा, these are linear chains, these are linear chains, these are linear chains, and these chains are joined together to form a three-dimensional network. These chains are joined together to form a three-dimensional network. इसीलिए हम इसे कहेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में, कि यहाँ केवल ब्रांचिंग होगी, ये ज्वाइन नहीं होगा, जबकि यहाँ पर ज्वाइन होकर वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेगा। और जब ज्वाइन होकर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। Now, the third classification is based on mode of polymerization. 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 तरीका क्या है, पॉलीमराइज होने का मेथड क्या है, वे क्या है। तो इस बेसिस पर आपके जो पॉलीमर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है आपका एडिशन पॉलीमर्स, सबसे पहला होता है आपका एडिशन पॉलीमर्स। तो नाम से भी आपको क्लियर होगा कि एडिशन पॉलीमर्स। सो व्हाट आर एडिशन पॉलीमर्स? सो दे आर द polymers formed by the repeated addition of monomer molecules possessing double or triple bond, formed by the repeated polymerization या repeated addition of monomers possessing डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये खासियत है,
जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनका पॉलीमराइजेशन होने पर, उनके रिपीटेडली यूनिट्स के पॉलीमराइज होने पर फॉर्म होते हैं एडिशन पॉलीमर्स। ओके, फिर इसमें एक और बात याद रखनी है कि if monomers are same, if monomers are same, if monomers are same, they are called homopolymer. If monomers are same, then they are called homopolymers. homopolymers. अब मोनोमर अगर सेम होंगे, मोनोमर अगर सेम होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे होमोपॉलीमर। फॉर एग्जांपल, दिस इज CH2, दिस इज CH2, डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ईथीन। तो इस ईथीन के आपने n मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है, आप जानते हैं डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन दिस डबल बॉन्ड गेट्स ब्रेक एंड all the units of ethene combined together, polymerized together to form a molecule called polyethene. So this is CH2, this is CH2। तो यहां से जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां बचेगा सिंगल बॉन्ड और इसकी इक्विवेलेंसी फ्री, यहां भी इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री, और ऐसे n मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइंड होंगे तो इस कंपाउंड को आप कहने लगोगे पॉलीथीन। Here single ethene, here many ethene, also known as polythene। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी मोनोमर्स हैं वो सेम है, क्योंकि आपने एक ही मोनोमर लिया है, that is ethene, and such type of addition polymers are called homopolymers. Such type of addition polymers are called homopolymers. Second category is if monomers are different. If monomers are different, अगर मोनोमर से डिफरेंट होंगे, अगर मोनोमर से डिफरेंट होंगे तो उसे हम कहते हैं कोपॉलीमर, उसे हम कहते हैं बेटा कोपॉलीमर्स, उसे हम क्या कहते हैं, कोपॉलीमर्स। तो कोपॉलीमर्स कब, जब मोनोमर से डिफरेंट होंगे। होमोपॉलीमर्स कब, जब मोनोमर्स सेम होंगे। ओके, तो कोपॉलीमर का जो एग्जांपल आता है, एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर, तो यहां पर आप कोपॉलीमर का एग्जाम्पल देंगे ब्यूना एस रबर। इसका फॉर्मेशन हम आगे स्टडी करेंगे, अभी यहां नाम समझ लीजिएगा, इसको कहा जाता है ब्यूना एस रबर। सो इफ मोनोमर्स आर सेम कॉल्ड होमोपॉलीमर्स, इफ मोनोमर्स आर डिफरेंट कॉल्ड copolymers, and all these polymers are categorized into addition polymers. Now the second category is condensation polymers. Condensation polymers. तो देखिएगा, एडिशन पॉलीमर वे पॉलीमर होते हैं जिनमें सारे मोनोमर्स पॉलीमराइज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और कोई भी बाय प्रोडक्ट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रिलीज नहीं होता। बट इन केस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, आफ्टर द पॉलीमराइजेशन some byproducts are formed like H2O, HCl, alcohol, etc. तो डिफरेंट byproducts इसमें फॉर्म होते हैं। So the condensation polymers are formed by repeated condensation reactions between two different bifunctional or trifunctional monomer units. So they are formed by repeated condensation reaction, repeated condensation reaction between two different bifunctional or
ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स, ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स, बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स, एंड एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, elimination of small molecules, smaller molecules takes place, like H2O, alcohol, HCl, etc. तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स वे पॉलीमर्स हैं जिनमें बाइफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स का रिपीटेडली कंडेंसेशन होता है, और साथ ही साथ इस टर्म को याद रखना है, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, लाइक अल्कोहल एंड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक्स प्लेस, एंड द एग्जांपल्स आर डेक्रोन, nylon 6, nylon 6,6 ETs. So इसके एग्जांपल्स क्या हैं? nylon 6 एंड nylon 6,6 ETs. ओके, इन सभी का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, तो याद रखना है आपको कि पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, सो 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के बेसिस पर नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इस बेसिस पर आपने 3 टाइप्स का पढ़ा, लीनियर पॉलीमराइजेशन, सेकंड आपने पढ़ा ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर्स, और थर्ड आपने पढ़ा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, जिन्हें हम 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स भी कहते हैं। और सबसे लास्ट में आपने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इस बेसिस पर 2 टाइप्स के पॉलीमर्स हैं आपके। फर्स्ट होता है आपका एडिशन पॉलीमर्स एंड सेकंड होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर्स। वे एडिशन पॉलीमर्स जिनमें सारे मोनोमर्स सेम होते हैं उन्हें कहा जाता है होमोपॉलीमर्स, और वे पॉलीमर्स जिनमें मोनोमर यूनिट डिफरेंट होती हैं उन्हें कहा जाता है कोपॉलीमर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? कोपॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या है? They are formed by repeated condensation between 2 different bifunctional और trifunctional। ये हम आगे स्टडी करेंगे ये ग्रुप कौन से होते हैं। Elimination of smaller molecules takes place and the examples are Dacron, nylon 6, nylon 6,6 etc. ओके, तो आई होप आपको यहां तक का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।